हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशियन एफएफ माफिया मिस्ट्रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो लैन वांगजी है वो एक माफिया किंग है जो कि ज़्यादातर पेरिस में ही रहता है और वो अपने बिजनेस को यहीं से हैंडल करता है। वो बहुत कम ही जो है चाइना आता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। उसकी फैमिली के अंदर उसके डैड लैन किरण और उसकी माँ लैन ई है और वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी फैमिली से ही करता है और अपने गगस से करता है। लैन सिचन उसके बड़े भाई हैं लेकिन वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करता है और ये बोलें कि पूरी दुनिया है। लैन किरण वांगजी और अपने बेटे लैन सिचन दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लैन सिचन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कि अपनी कंपनी के सीईओ हैं और उनसे सिर्फ एक ही गलती हुई कि उन्होंने अपनी कंपनी के राइवल पर्सन यानी कि जियांग्स जो कि लैन कंपनी के राइवल्स हैं उनके बेटे जियांग चैन से प्यार कर लिया। और उनका प्यार इस हद तक आगे बढ़ गया कि अब वो प्रेग्नेंट थी, वो भी 4 मंथ। और जो जियांग फेंगमैन थे वो बहुत ही ईवल पर्सन है क्योंकि वो बस अपनी कंपनी को नंबर 1 पर लाना चाहते हैं जो कि अभी तक वो कर ही नहीं पाए हैं। उनकी कंपनी हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहती है और वो लैंस को अपना राइवल मानते हैं। वहीं लैन वांगजी जो है वो अपने काम में बिजी रहता है और कोई उससे आगे निकले ये उसे बर्दाश्त नहीं है। और लैन वांगजी एक माफिया किंग है जो कि उसकी फैमिली बहुत ही अच्छे से जानती है लेकिन उन्होंने कभी भी वांगजी को कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा है। लैन वांगजी अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद यूएस में वो चाहता था कि वापस चाइना आए अपने फैमिली से मिलने के लिए। लेकिन उसका एक प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उसे मिला था, उसके जो ओनर थे वो बोल रहे थे कि उन्हें जल्दी ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, इसलिए वांगजी जो है अपने घर चाइना नहीं आ पाया और वो पूरे 1 मंथ तक वहीं पर रहता है और प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स वगैरह जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्क होना था वहाँ पर जाकर पूरे अच्छे से सभी चीज़ें चेक करता है और इन सब में 1 मंथ लग जाता है। वहीं इन 1 मंथ के अंदर लायन सिचन ने जियांग चैंग को मैसेज करने की बहुत कोशिश की थी और कॉल भी करने की कोशिश की लेकिन उसका बंद था फ़ोन, जैसे कि मानो जियांग चैंग उसे इग्नोर कर रहा हो। लायन सिचन परेशान होने लगे थे क्योंकि अब धीरे धीरे करके उसका टमी बाहर शो होने लगा था और वो बहुत ही मुश्किल से अपनी प्रेगनेंसी को हाइड करने वाला था और उसने किया भी, बहुत मुश्किल से अपनी प्रेगनेंसी को हाइड किया। उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी लेकिन फिर भी उसने किया। लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपा पाया। वो अपनी मॉम को सब बता देता है और जो उसकी मॉम थी लानी, जब वो सुनती है ये सब तो बहुत ही घबरा जाती है और वो बोलती है तुम जानते हो जियांग्स और हमारी कंपनी राइवल है। लायन सेजन बोलता है हाँ मॉम, मैं जानता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मुझे वो पसंद आ गया और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैडम लैन बोलती हैं कि ठीक है, तुमने उससे बात की क्या? उसने अपने डैड से बात की? जो लान सिचन थे वो बोलते नहीं मॉम, मैं उससे बात ही नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। मैंने उसे कॉल किया लेकिन वो मेरे फ़ोन को पिक ही नहीं कर रहा है। ये सुनने के बाद मैडम लैन और भी ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो बोलती हैं सिचन ये तुमने क्या किया बेटा? तुम जानते भी हो हाँ तुम्हारे डैड को, और अगर वांगजी को पता चला तो? लैन सिचन ये सुनकर डर जाते हैं और बोलते नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मॉम को कुछ करिए ना। वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे डैड को तो मना लूँगी किसी तरह से, लेकिन वांगजी उसका मैं नहीं बोल सकती। तुम जानते हो जियांग्स हमारे राइवल हैं, हमारी कंपनीज के बीच में कितनी बड़ी राइवलरी है, तुम जानते हो। मैं सुनने के बाद लान सिचन बोलते हाँ मॉम मैं जानता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं हाइड नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद मैडम लान सच में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो बोलती ठीक है चलो हम तुम्हारे डैड से बातें करते हैं, वो वही है सिर्फ जो वांगजी को संभाल सकते हैं। ये सुनने के बाद लान सिचन बोलते हाँ ठीक है मॉम। इसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से जो है अपने लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। लायन सिचन जो थे बहुत ही परेशान थे और वो अपने फार्म हाउस पर आ गए थे क्योंकि अब वो घर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उसकी टमी बहुत ज़्यादा शो हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से हाइड कर पा रहे थे और वो ज़्यादातर अब घर भी नहीं आते थे। वो ज़्यादातर अपने फार्म हाउस पर ही रहते थे, जिसके बाद उसकी मॉम और डैड क्वेश्चन करने लगे थे। वहीं मैडम लैन ने सोचा कि वो लायन सिचन से जाकर पूछे कि उन्हें क्या हुआ है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ। और जब वो आई और उन्होंने देखा लायन सिचन की हालत को वो घबरा गई। तो लायन सिचन ने उन्हें सब बता दिया, जिसे सुनने के बाद मैडम लैन शॉक थी और अब वो वापस लैन मेंशन जा रही थी लैन किरण से लैन सिचन की प्रेगनेंसी के बारे में बोलने और उनकी वेडिंग के बारे में डिस्कस करने, क्योंकि ये बहुत गलत होगा क्योंकि दोनों कंपनीज राइवल हैं एंड कैसे रिएक्ट करेंगे तो पता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मैडम लैन घबराई हुई थी। वो लैन मेंशन की ओर ही जा रहे थे, तभी अचानक से जो लैन सिचन थे वो बोलते मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है और ऊपर से जियांग चेंग भी मेरे फ़ोन को नहीं उठा रहा है, मैं क्या करूँ मॉम, मुझे डर लग रहा है। मैडम लैन
बोलती हैं, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक होगा। तुमने कहा ना कि वो तुमसे प्यार करता है, और जहाँ तक मैंने सुना है जैंग्स के दूसरे सन के बारे में, तो वो बहुत अच्छा है। मैंने देखा है उसे, और काफ़ी हैंडसम भी है। मुझे नहीं लगता कि वो अल्फा तुम्हें धोखा देगा। ये सुनने के बाद जैंग चैंग बोलता, हाँ मॉम, वो उसे बहुत प्यार करता है, मैं जानती हूँ वो मुझे धोखा नहीं देगा। इसके बाद मैडम लैन बोलती, हाँ ठीक है चलो। और वो जा ही रहे थे, तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक कार आती है जो कि बहुत ही स्पीड में थी, और दोनों कार हिट होती हैं, जिसके बाद जो लैंस की कार थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो आसपास के लोग थे वो देखते हैं तो वो कार जिसने हिट किया था उसका ड्राइवर वहीं पर मतलब मर जाता है। और वो बोलता है कि उनकी जो मतलब कार को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, ये सोची समझी गई साजिश थी। उसके बाद मिसेस लैन को एंड लैन सिचन दोनों को एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और बाद में आइडेंटिफाई करने के बाद लैन किरण को कॉल किया जाता है। लैन किरण जैसे ही सुनते हैं वो सदमे में आ जाते हैं, और वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे। जो उनके घर में हेड सर्वेंट था, जो लैन किरण उनकी फैमिली को अच्छे से गाइड करता था, ये बोले कि उनकी मतलब बहुत सारे काम करता था, वो लैन किरण को संभालता है और उन्हें लेके हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आने के बाद वो पूरी तरह से घबरा जाता है, और वो फिर बहुत डरा हुआ था। लेकिन जो वहाँ पर बोल सकते हैं हेड सर्वेंट थे जिसका नाम हान था, वो जल्दी से कॉल करते हैं वांग जी को। वांग जी अपनी मीटिंग में था, और जैसे ही वो देखता है कि उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है, यानी कि वाइब्रेट हो रहा है, तो मतलब उसे गुस्सा आता है, क्योंकि वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी मीटिंग के बीच में उसे कॉल करे। फिर वो अपना फ़ोन को देखता है और उसे गुस्सा आता है, लेकिन जब वो नंबर को देखता है किसका है, तो वो जल्दी से फ़ोन पिक करता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता था जब मिस्टर हान वांग जी को कॉल करते थे, और वांग जी समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। फिर वो जल्दी से फ़ोन को पिक करने के लिए चला जाता है, अपनी मीटिंग को रोक कर बाहर आता है और फ़ोन को पिक करता है। तो दूसरी ओर से मिस्टर हान बोलते, वांग जी बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी गगा और तुम्हारी मॉम। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, क्या हुआ है? और जो मिस्टर हान थे वो बता देते हैं, और सुनते ही वांग जी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वांग जी बोलता है, आप चिंता मत करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। वो जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे बोल देता है कि अभी के अभी उसकी टिकट को बुक करो, यानी कि उसकी प्राइवेट जेट को रेडी करो, उसे अभी के अभी चाइना जाना होगा। उसके बाद उनकी सेक्रेटरी जो थी वो बोल देती है कि ओके सर, एंड जो बोल सकते हैं उनका प्राइवेट जेट था उसे रेडी किया जाता है। लैन वांग जी 15 मिनट के अंदर ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है, और वो तुरंत अपने प्राइवेट जेट में बैठता है और चाइना के लिए निकल जाता है। वांग जी लगभग 2 घंटे के बाद चाइना पहुंच जाता है। लैन वांग जी अपने प्राइवेट जेट से बाहर आता है, और वो फ़ोन करके सबसे पहले उसने सभी अरेंजमेंट अपने करवा लिए थे। जैसे वो बाहर आता है तो लगभग 10 गार्ड वांग जी का वेट कर रहे थे। वांग जी एयरपोर्ट से बाहर आता है और कार में जाकर बैठ जाता है, फिर वो उनके गार्ड्स भी वहाँ से चलना शुरू करते हैं। वांग जी लगभग आधे घंटे के बाद ही हॉस्पिटल के सामने आता है और अपनी कार से बाहर निकलता है, और वांग जी के 3 गार्ड वांग जी को फॉलो करते हैं। बाकी के जो गार्ड्स थे वो वहीं पर रुक कर वेट करते हैं। वांग जी अंदर आता है, तब वो देखता है ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर जो लैन किरण थे वो खड़े हुए थे, और वो बहुत ही बुरी हालत में लग रहे थे। लैन किरण देखता है जैसे ही वांग जी को, तब वो बोलता है, वांग जी तुम्हारी तो तुम्हारी मोम। वांग जी बोलता है, डैड डैड शांत हो जाइए, मुझे बताइए क्या हुआ है। लैन किरण बोलता है, वांग जी मुझे नहीं पता, तुम्हारे जो ब्रदर हैं वो वापस घर आ रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था तुम्हारी मम्मा ने कि वो दोनों घर आ रहे हैं और उन्हें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है, और उसके बाद वो बताता है कि लायन सिचन और उसके बेबी को बचा लिया है। लायन सिचन जो थे वो 4 मंथ प्रेग्नेंट थे। ये सुनते ही जैसे मानो लायन वांग जी और लायन किरण दोनों के ही सर पे एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि सदमा लग चुका था। दोनों हैरान थे इस बात से जानकर कि उनका जो बोल सकते हैं सन है बड़ा, वो प्रेग्नेंट है, और वो भी 4 मंथ। वांग जी शॉक था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बताते हैं कि और हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम मिसेस लायन को नहीं बचा पाए। लायन किरण ये सुनते ही सदमे में बैठ जाते हैं नीचे, और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आ जाते हैं। वो बिल्कुल जैसे जिंदा लाश बन जाते हैं। वांग जी बहुत ही गुस्से में था, इसे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी तुरंत वहाँ से दूर चला जाता है, अपना फ़ोन निकालता है और वो बोलता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसके बारे में पता लगाओ कौन है। और वो वापस आता है और अपने डैड को देखता है, अपने डैड को गले लगाता है। लायन वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वो गुस्से में बोलता है, इस चीज़ के पीछे जो भी है उन सभी को मार डालूंगा। थोड़ी ही देर के बाद लायन किरण वहीं पर बेहोश हो जाता है। वांग जी अपने डैड को देखता है और बोलता है, डैड डैड क्या हुआ आपको? और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। इसके बाद लायन किरण को हॉस्पिटल के अंदर ही दोबारा से भर्ती किया जाता है और उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर बताते हैं आधे घंटे के बाद कि मिस्टर लायन को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अचानक से उनकी मतलब बोल सकते हैं वाइफ की डेथ हो गई, और मतलब उनका बेटा इस कंडीशन में है। वांग जी देखता है तो एक तरफ
जो थे उसके डैड थे जो कि सदमे में थे, और दूसरी तरफ उनका ब्रदर था जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और दूसरी तरफ उसकी मॉम। तभी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आता है और बोलता है, सर मैडम लैन को। ये सुनते ही वांग जी चुपचाप करके पीछे मुड़ता है, और वो ऑपरेशन थी मतलब जो रूम था उसे बाहर आता है और देखता है तो स्ट्रक्चर पर मैडम लैन की डेड बॉडी थी। वांग जी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसे याद आता है उसकी मॉम की मेमोरी। उसकी मॉम कितना प्यार करती थी उससे, बचपन की सारी यादें, सारी चीज़ें वांग जी के माइंड में घूम रही थी। वांग जी की आंखों में गुस्सा, नफरत साफ साफ थी। वो अपनी इस छोटी सी फैमिली के साथ कितना खुश था, लेकिन एक ही दिन में उनकी पूरी फैमिली बदल गई। उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, उसका ब्रदर इस हालत में है, और उसके गगा गगा वो क्या करे। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर भागते हुए शू यंग आता और बोलता, वांग जी नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था और वो अपनी मॉम की डेड बॉडी को ही देख रहा था। शू यांग जल्दी से वांग जी को उसके शोल्डर से पकड़ता है और बोलता, वांग जी उठो। लेकिन वांग जी उठने का नाम नहीं ले रहा था, बस वो कंटिन्यूसली अपनी मॉम की डेड बॉडी को ही देखे जा रहा था, जैसे कि मानो वो फ्रीज हो गया हो, उसकी दुनिया थम गई हो इन सब चीज़ों की वजह से। शू यांग बोलता है, वांग जी प्लीज़ उठो, और वो उठाने की कोशिश करता है वांग जी को। तभी वहाँ पर जो वो साओ शिंगचन था वो भी आता है और दिखता है वांग जी को इस हालत में। वो भी जल्दी से आता है और वांग जी की उठने में हेल्प करता है। वांग जी देखता है और बोलता है, शू यांग मॉम देखो ना, मम को बोलो ना कि वो उठ जाए। हाँ देखो ना, वो चाहती थी ना कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ जाऊँ, मैं आ गया हूँ। प्लीज़ बोलो ना मॉम को कि वो देखे मुझे। हाँ वो चाहती थी ना कि मैं आ जाऊँ। वो जो बोलेगी मैं सब करूँगा। वो चाहती थी मैं शादी कर लूँ ना, हाँ, मैं वो भी करूँगा। हाँ मैं सब करूँगा। प्लीज़ एक बार बोलिए ना, बोलो ना मॉम को, बोलो ना वो मुझे देखे। हाँ प्लीज़ बोलो ना। शॉ शिंगचैन देखता है वांग जी की इस हालत को और वो भी मतलब पूरी तरह से टूट जाता है वांग जी को ऐसे देख के। पहली बार ऐसा था कि उसने वांग जी को इस हालत में देखा था। वांग जी बहुत बुरी कंडीशन में था। शू यांग जल्दी से वांग जी को गले लगाता है और बोलता है, वांग जी संभालो अपने आप को। लेकिन वांग जी बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। शिंगचैन देखता है वांग जी को और बोलता है, एक काम करो शू यांग, तुम इसे लेकर जाओ, तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ, वरना इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। शू यांग बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद वो पकड़कर वांग जी को लेकर जाने लगता है। इसके बाद साओ शिंगचैन वहाँ का सभी चीज़ हैंडल करता है। उसके बाद वो मैडम लैन को मतलब ले जाया जाता है उनके घर पे, यानी कि उनकी जो बोल सकते हैं लास्ट स्टेज थी उसे भी पूरा किया जाना था, यानी कि उनका फ्यूनरल वगैरह किया जाना था, इसीलिए शाओ शिंगचैन फिर वहाँ से मैडम लैन को घर भेज देता है, यानी कि इनकी डेड बॉडी को। फिर वो आके चेक करते हैं तो लैन केरन सदमे में था, अभी वो बेहोश हो गए थे। और वहीं दूसरी तरफ जो लैन सेजन थे वो भी दूसरे रूम के अंदर थे और वो भी बेहोश थे, और डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया था लैन सेजन शाओ शिंगचैन को। फिर शाओ शिंगचैन बोलते हाँ ठीक है। उसके बाद वो डॉक्टर से बोल देते हैं कि इन्हें घर पर शिफ्ट करना होगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। थोड़ी ही घंटों के बाद जो लायन सेजन थे उन्हें होश आ जाता है, और जैसे उन्हें होश आता है तो वो जल्दी से पूछते, मॉम कहाँ है। तो जो डॉक्टर था वो बता देता है कि हमें माफ़ करिएगा लेकिन हम मिसेस लायन को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही जैसे मानो जो लायन सेजन थे उन्हें तो सदमा ही लग जाता है, और वो भी पूरी तरह से बोल सकते हैं टूट जाते हैं। इसके बाद लायन सेचन को घर लेकर आते हैं वो लोग, और जो वो से मतलब लायन किरण थे वो तो पूरी तरह से बोल सकते हैं कि सदमे में से बाहर ही नहीं आ रहे थे। लायन सेचन जो थे वो शाओ शिंगचैन के साथ घर आता है, लायन किरण को भी घर लाया जाता है। वो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे। घर आने के बाद जो मैडम लैन थी उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती है। थोड़ी ही देर के अंदर सभी चीज़ें रेडी कर दी जाती है। वांग जी, लान किरण और लान सिचन तीनों ही पूरे बोल सकते हैं कि मतलब ऐसा बोले टूटे हुए इंसान बन चुके थे, क्योंकि वो जिससे प्यार करते थे वो सभी एक एक करके टूट रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक साथ कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया। वांग जी तो बस शौक था, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था इस टाइम। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी ये सब चीज़ें। लायन सेचन जो थे वो खुद सदमे में थे। उन्हें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें उन्हें लग रहा था कि उन्हीं की वजह से उनकी मॉम आज इस दुनिया में नहीं है। वो गिल्टी फील कर रहे थे। अगर वो नहीं होते वहाँ पर, एंड मतलब अगर वो घर पर रहते तो उनकी मॉम नहीं आती उन्हें ढूंढने के लिए, और आज उनकी मॉम उनके पास होती। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे और बहुत ही बुरी कंडीशन में थे।
उनका जो बोल सकते हैं प्रोसेस थी, उनके मतलब जो भी किया जाता है वो कर देते हैं। इसके बाद फिर लगभग 1 घंटे के बाद सभी वापस घर आते हैं। वांग जी अपने डैड और अपने गगा को देखता है, जिनकी हालत ख़राब थी। वांग जी अपने डैड को उनके रूम में लेकर जाता है। लान किरण तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो जैसे एक स्टैचू बन गए थे। उन्हें रूम में लेकर जाता है, वांग जी उन्हें सुलाता है। वहीं दूसरी तरफ जो शाओ शिंगचन थे और शू यांग थे, वो लान सिजन को उनके रूम में लेकर जाते हैं। उन्हें मेडिसिन दी जाती है और उन्हें सुलाया जाता है। उन्हें लान सिजन की कंडीशन के बारे में भी पता चल गया था और अभी वो कुछ भी नहीं पूछते हैं किसी से भी, क्योंकि फ़िलहाल कुछ भी पूछना बिल्कुल ही मतलब बोल सकते हैं ठीक नहीं था। थोड़ी देर के बाद फिर वो रूम से बाहर आते हैं। वांग जी अपने डैड को सुलाकर वो भी रूम से बाहर आता है। थोड़ी ही देर के बाद वो सभी हॉल में मिलते हैं। वांग जी टूटा हुआ था पूरी तरह से, उसने अपनी मॉम को खोया था। अपनी गगे की इस हालत का जिम्मेदार कौन था, वांग जी अब ये पता लगाना चाहता था। वांग जी देखता है शू यांग को और बोलता है, मुझे 1 घंटे के अंदर जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए शू यांग, तुम जानते हो ना। शू यांग बोलता, हाँ ठीक है वांग जी, मैं कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। जो शाओ शिंगचन था वो बोलता है, वांग जी मुझे लगता है कि मैं ये रहना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। वांग जी देखते हैं और बोलता है, हाँ प्लीज़ तुम रुको, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते ही उसकी आंखों से बस फिर से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर शाओ शिंगचन बोलता है, वांग जी संभालो अपने आप को, सब सब ठीक हो जाएगा। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है सीधा। वो अपने रूम में आता है, अपने रूम का डोर ओपन करता है और बिना लाइट को ऑन किए ही वो डोर को बंद करता है और जाकर नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और सोचता है और बहुत बुरी तरह से रोता है। वांग जी का रूम साउंड प्रूफ था, इसीलिए वांग जी की रोने की आवाज़ बाहर नहीं जाती है। वहीं लान से चन जो थे वो सो चुके थे और जो बोल सकते लान करन थे वो भी सो चुके थे। उन दोनों को ही मेडिसिन दी गई थी क्योंकि उन दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। शाओ शिंगचन और शू यांग देखते हैं एक दूसरे को। शाओ यांग बोलता है कि मुझे जाना होगा बेबी। ये सुनकर शाओ शिंगचन बोलता, हाँ ठीक है तुम जाओ, एक काम करो, तुम्हें कुछ भी पता चले तो प्लीज़ मुझे बताना। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। शाओ शिंगचन वहीं पर बैठा रहता है और कुछ खाने के लिए बोल देता है क्योंकि अभी रात होने वाली थी धीरे धीरे करके। थोड़ी ही देर के बाद रात हो जाती है। वांग जी अपने रूम से बाहर नहीं निकला था और इस वक्त घर का माहौल पूरी तरह से सुन्न था। सभी सर्वेंट्स जो थे वो बिल्कुल चुप थे, जो अपना काम कर रहे थे बहुत ही मतलब शांति से कर रहे थे, या बोले कि कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। एक तो वांग जी का गुस्सा और ऊपर से उनकी मैडम लैन वो अब नहीं थी। सभी सदमे में थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैडम लैन एक बहुत ही काइंड लेडी थी, हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया करती थी, लेकिन आज वो उनके बीच नहीं थी। ये सोचकर ही सभी लोग हैरान थे और मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से हो क्या गया। अब ऐसे ही करके लगभग 12:30 हो जाते हैं। शू यांग जो था वो अभी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और वांग जी अपने रूम में था और बस वो बहुत ही बुरी तरह से ड्रिंक कर रहा था। वो पूरी तरह से नशे में हो चुका था, उसे अपने दर्द को भुलाना था जो कि वो भुला नहीं पा रहा था। वांग जी ऐसे ही पूरी रात अपने रूम में रहता है और मेडिसिन की वजह से नहीं तो लान किरण उठते हैं और ना ही जो बोल सकते हैं लान सेचन थे वो उठते हैं, क्योंकि उन्हें मेडिसिन दी गई थी ताकि वो आराम कर सके। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हमें सबसे पहले जियांग वैनशन का सीन दिखाया जाता है। जियांग फेंगम्यान बहुत ही हैप्पी थे आज और वो एक पार्टी थ्रो करते हैं अपने बेटे की इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए और सभी को मतलब बोल सकते हैं इंगेजमेंट सेरेमनी का जो इनविटेशन था वो भेज दिया गया था कल ही और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। जियांग मैंशन को अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था। वीजिंग अपने रूम में था और वो अपने लिए ड्रेस को सिलेक्ट कर रहा था कि वो कौन सा पहने। तभी वीजिंग सोचता है कि वो गगा से पूछता है। वीजिंग जल्दी से जाता है और फिर वो सीधा जो लायंस बोल सकते हैं जियांग चेंग का रूम था उसके बाहर नॉक करता है। जियांग चेंग रूम को ओपन नहीं करता। ये देखकर विंग बोलता, हाँ सचिन का को क्या हुआ, वो रूम क्यों ओपन नहीं कर रहे हैं। फिर वो जाता है और फिर से दोबारा से नॉक करता है। तभी थोड़ी देर के बाद डोर ओपन होता है और जियांग चेंग बाहर आता है। जियांग चेंग की आंखें पूरी तरह से सूजी हुई लग रही थी, जैसे वो बहुत ही बुरी तरह से रोया हो। देखता है वीजिंग उसे और बोलता, गगा गगा क्या हुआ आपको। जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता, वो अंदर आने के लिए बोल देता वीजिंग। वीजिंग अंदर आता है और बोलता, गगा क्या हुआ आपको। जियांग चेंग बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, तो तुम बताओ वीजिंग किस लिए आए थे। वीजिंग बोलता, गगा वो आपकी इंगेजमेंट है ना, तो मुझे पूछना था कि मैं पार्टी में क्या पहनूं। ये सुनने के बाद जियांग चेंग जो था उसकी आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है। वो देखता वीजिंग को और बोलता, वीजिंग कुछ भी पहन लो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता, हाँ गगा ऐसा कैसे, आपकी इंगेजमेंट है और आप खुश नहीं हैं। ये सुनने के बाद जियांग चेंग देखता है और बोलता है, नहीं मुझे मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाना है, मुझे मुझे सिचन से मिलना है। ये सुनने के बाद जो मतलब वीजिंग था वो बोलता, हाँ क्या बोल रहे हैं
गगा, क्योंकि जियांग चेंग ने ज़्यादा लाउडली नहीं बोला था, उसने धीरे बोला था, जिस वजह से वीजिंग कुछ भी सुन नहीं पाता। इसके बाद वो बोला, वीजिंग मुझे मुझे बाहर जाना है, क्या क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि डैड मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। वीजिंग बोलता, हाँ क्या हुआ गगा, मुझे बताएंगे। जियांग चेंग बोलता, वीजिंग मैं तुम्हें सब बाद में बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो यहाँ से बाहर जाने में। वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता, सच में। वीजिंग बोलता, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो जियांग चैंग बोलता है, वीजिंग मुझे मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो वो बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद वो बोलता है, एक काम करिए गगा, आप अपनी क्लॉथ को चेंज कर लीजिए, यानी कि हुडी वगैरह टाइप का कुछ पहन लीजिए। जियांग चैंग बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग वॉशरूम में जाता है, अपनी कुछ क्लॉथ निकालता है, और थोड़ी ही देर के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है वीजिंग को, और वीजिंग बोलता है कि गगा ठीक है, चलिए मेरे साथ। और फिर वो देखता है आसपास बाहर जाके कोई नहीं है। वो सर्वेंट से जो काम कर रहे थे, वीजिंग जाता है और बोलता है, आप वहाँ पर देखिए डेकोरेशन अच्छे से नहीं की गई, आप वहाँ पर जाइए। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट देखता है और बोलता है, जी मास्टर। और फिर वो उन मतलब जो वर्कर्स थे उन्हें लेकर चला जाता है वहाँ की डेकोरेशन ठीक कराने के लिए। वीजिंग बोलता है, गगा बाहर आइए। इसके बाद वीजिंग उसे लेकर आता है। वीजिंग जल्दी से जो जियांग चैंग था उसे अपने रूम में लेकर आता है, और उसके बाद वो डोर को बंद करता है और बोलता है, गगा देखिए ये मेरा सीक्रेट रूम है, गगा को मत बता दीजिएगा। हाँ, आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर डैड को पता चला ना कि आप यहाँ से बाहर गए तो वो मेरा जाना बंद कर देंगे। मैं बहुत बार यहाँ से जाता रहता हूँ, क्योंकि अब तो जानते हैं ना डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता, हाँ वीजिंग मैं नहीं बताऊँगा। इसके बाद वीजिंग बता देता है कि वो कहाँ से बाहर जाता है। जियांग चेंग सीधा निकल जाता है और वो टाइम को देखता है, तो इस वक्त मॉर्निंग के 10 बज चुके थे। जियांग चेंग को जो था मतलब लैंड स्टेशन का घर पता था, और वो टैक्सी करता है और वहाँ से सीधा लैंड मैंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ लैंड स्टेशन को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर थे, और वो जो मतलब बोल सकते हैं कि बेड पर बैठे हुए थे। बस कंटिन्यूसली उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और उनके हाथों में उनकी मॉम की फ़ोटो थी, और वो बस पूरी तरह से रो रहे थे। तभी उनके डोर के बाहर नॉक होता है। लायन सेजन अपने आइज से आंसुओं को वाइप करते हैं, और फिर अंदर आने के लिए बोल देते हैं। रूम के अंदर शाओ शिंगचन आता है, और वो कुछ खाना लेकर आता है और बोलता है, सेजन खाना खा लो। शाओ शिंगचन को देखने के बाद लायन सेजन कुछ भी नहीं बोलते। शाओ शिंगचन बोलता है, प्लीज़ सेजन खाना खा लो। वो बोलता है, आप छोड़ दीजिए, मैं खा लूँगा बाद में। ये सुनने के बाद शाओ शिंगचन बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मैं आधे घंटे फिर से चेक करने के लिए आऊँगा तुम्हें, और तुम्हें सभी चीज़ें अच्छे से करनी होंगी, ठीक है, और तुम्हें खाना भी खाना होगा। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से डोर को बंद करके। लायन सेजन खाने को देखते हैं, और वो अपनी टमी को देखते हैं और बोलते हैं, बेबी बेबी मैं क्या करूँ, तुम्हारे डैड तो आ ही नहीं रहे हैं, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, उन्हें कुछ हो तो नहीं किया होगा ना। हाँ मैं क्या करूँ, मेरी वजह से मेरी मम्मा नहीं रही, सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ मेरी वजह से हुआ है, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। ये बोलकर वो फिर से मतलब अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। तभी जो उनकी विंडो थी उनके बाहर नॉक होता है। जो लायन सेजन थे वो अपने में ही गुम थे। तभी जो उनकी विंडो थी बालकनी की वो ओपन होती है, और जियांग चेंग रूम के अंदर आता है। जैसे ही वो देखता है जियांग चेंग लायन सेजन को, जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे, जियांग चेंग आता है और उन्हें हक करता है। इससे लायन सेजन चौंक जाते हैं, और वो जल्दी से उनके हाथों को दूर करते हैं। जियांग चेंग बोलता है कि क्या हुआ बेबी, मैं हूँ। जियांग चेंग को जैसे ही लायन सेजन देखते हैं तो वो जल्दी से उन्हें गले लगा लेते हैं और बहुत बुरी तरह से रोते हैं, और बोलते हैं, मम्मा मेरी मम्मा चली गई, मेरी वजह से तो तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे ना। ये सुनने के बाद जियांग चेंग देखते हैं और बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम सेजन, कि क्या हुआ, मुझे बताओगे। इसके बाद वो देखता है लायन सेजन की फेस वगैरह पर, एंड उनके हाथों पर बैंडेज लगी हुई थी, उनके सर पर भी बैंडेज थी। ये देखने के बाद वो बोलते हैं, सेजन क्या हुआ है तुम्हें, ये चोटें कैसे लगी तुम्हें। ये देखने के बाद सेजन जो है बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, मम्मा नहीं रही, मम्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चली गई, मेरी वजह से वो मुझसे बात करने के लिए आई थी, हाँ वो चली गई। ये सुनकर लायन सेजन को देखता है जियांग चेंग और बोलते, क्या बोल रहे हो तुम, मुझे बताओगे क्या हुआ। जियांग चेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सेजन अपने आप में ही बातें कर रहा था। जियांग चेंग बोलता है, मुझे बताओ सेजन क्या हुआ है। लेकिन जियांग चेंग की बातों का जैसे मानो सेजन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो अलग ही मतलब वे में था। उसके माइंड पर इतना असर पड़ा था अपनी मॉम की डेथ का, कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। तभी जो लायन सेजन थे वो होश में आते हैं, क्योंकि जियांग चेंग ने उनके पकड़ कर शोल्डर से हिला दिया था। वो देखता है और बोलता है, चेंग तुम, और वो जल्दी से उन्हें गले लगाता है और बोलता है, अच्छा वो तुम आ गई, मैं क्या करूँ। हाँ तुम मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे थे, हाँ मुझे बताओ फ़ोन पिक
क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों क्या तुम मुझे भूल गए हो? हमारे बेबी को भूल गए हो? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है नहीं, ऐसा कभी नहीं है। मैं नहीं तुम्हें भूल सकता हूँ, नहीं हमारे बेबी को भूल सकता हूँ। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? जियांग चैंग ये सब बोल देता है। लान सिचन बोलते हैं तो तुमने मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं किया? ये सुनने के बाद लान सिचन को जियांग चैंग बोलता है कि वो डैड मुझे। तभी जो जियांग चैंग था उसका फ़ोन रिंग करता है। उसकी पॉकेट में उसका फ़ोन था। वो जल्दी से पॉकेट से फ़ोन निकालता है और वो देखता है और देख कर डर जाता है। उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। जियांग चैंग जल्दी से साइड में आता है और फ़ोन को पिक करता है और उसके हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है। लान सिचन आते हैं और बोलते चैंग चैंग क्या हुआ? जियांग चैंग देखता है लान सिचन को और फिर वो उनके हाथों को दूर करता है और बोलता है सिचन मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी, लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही लान सिचन को जैसे मानो सदमा ही लग जाता है। वो बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो सिचन? हाँ चैंग तुम मजाक कर रही हो ना, है ना? मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? जियांग चैंग बोलता नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और बहुत बहुत जल्द ही मैं इंगेजमेंट करने वाला हूँ। मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ पर आया था कि मेरा वेट मत करना और मुझे भूल जाना। ये सुनने के बाद लान सिचन बोलती है तुम मजाक कर रही हो ना? देखो ऐसा मजाक मत करो, मैं मर जाऊंगा चैंग। जियांग चैंग बोलता है तुम मजाक समझो या जो भी समझो, लेकिन हम दोनों एक कभी नहीं हो सकते हैं। आज के लिए बस यहीं पर हमारी कहानी का द एंड होता है। ये बोलकर वो जाने लगता बालकनी की। तभी जो लान सिचन थे वो भाग कर आते हैं और जियांग चैंग को पीछे से हक करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, हमारा बेबी। ये सुनने के बाद जियांग चैंग अपनी आइज़ को बंद करता है और बोलता है हाँ मेरा बेबी, अबॉर्ट करा दो उसे। ये बोलकर वो लायन सिचन के हाथों को अपने आप से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लायन सिचन जो है वो जियांग चैंग को जोर से कसकर पकड़ लेते हैं और बोलते नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जियांग चैंग बोलता है सिचन मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना हमारी कहानी का यहीं पर अंत होता है और भूल जाओ मुझे, मैं बहुत जल्द ही शादी करने वाला हूँ किसी ओमेगा से और मुझे छोड़ो। ये बोलकर वो हाथों को छुड़ाने लगते हैं, लेकिन लायन सिचन ने उन्हें और भी टाइट करके पकड़ लिया था। जियांग चैंग बोलता है छोड़ो मुझे सिचन, और ये बोलकर उनके हाथों को वो छुड़वा देता है और उनके हाथों को भी पीछे पुश करता है और वो बिना जियांग चैंग लायन सिचन की ओर देखे हुए वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जियांग चैंग को जो कि लान मैंशन से बाहर आ चुका था और वो देखता है मैंशन को और वो सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी को जो कि अपने रूम में था और अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। शू यांग आता है और बोलता है वांग जी कहाँ है? शाओ शिंगचन बोलता है कि वो रूम में है, वो रूम में ही नहीं, रूम से बाहर ही नहीं निकला है। मैं 3 से 4 बार जा चुका हूँ लेकिन वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं रह रहा है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके हाथ में एक फाइल थी, वो जाता है और डोर को नॉक करता है लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता। शू यांग 2 से 3 बार करता है ऐसा, लेकिन फिर भी कोई डोर ओपन नहीं करता। तो फिर वो जाता है और सर्वेंट को बोलता है वांग जी के रूम की स्पेयर की लेकर आई। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट डर जाता है, लेकिन शू यांग बोलता है जाओ, और उसके बाद वांग जी के रूम की स्पेयर की ला कर देता है। वो मतलब सर्वेंट था, डोर ओपन करता है, शू यांग अंदर जाता है और देखता है तो पूरे रूम में अंधेरा था। इसके बाद वो लाइट को ऑन करता है तो देखता है पूरे रूम के अंदर बहुत ही बुरी हालत थी। चारों तरफ वाइन्स की बोतल थी और वांग जी के हाथ में भी एक वाइन की बोतल थी और उसने अपने हाथों से अपनी आइज़ को कवर कर लिया था क्योंकि उसकी आंखों में रोशनी पड़ी थी ना, इसीलिए। फिर वांग जी देखता है, शू यांग आता है और बोलता वांग जी ये तुमने क्या हालत बना ली है? वांग जी देखता है और बोलता शू यांग तुम्हें मिला? शू यांग बोलता हाँ मुझे मिला। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता मुझे दो, मुझे जल्दी जल्दी करके। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले उठो जाकर बात लो और अच्छे से खाना खाओ, क्या हालत बना ली है तुमने। वांग जी गुस्से में देखता है शू यांग को और बोलता मैंने कहा दो। शू यांग बोलता वांग जी मैंने जो कहा है वो करो वरना ये फाइल तुम्हें नहीं मिलेगी। वांग जी बोलता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शू यांग बोलता मैंने कहा ना वांग जी। वांग जी बोलता हाँ, और फिर वो गुस्से में उठकर जाता है, बात वगैरह लेता है और बात वगैरह लेने के बाद फिर वो अच्छे से अपनी ड्रेसअप होता है, बाहर आता है। इसके बाद वो बोलता है दो मुझे। शू यांग बोलता है अभी नहीं, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सब करो। इसके बाद वांग जी खाना भी खाता है, वाइन मतलब बोल सकते हैं बॉटल्स वगैरह क्लीन की जाती है उसके रूम्स के अंदर। उसके बाद उसे मेडिसिन दी जाती है। वांग जी सब कुछ कर लेता है। वांग जी का जो ड्रिंकिंग लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। हाँ, वांग जी इतना ज़्यादा जल्दी ड्रंक नहीं होता, इसीलिए वो बोलता है कि मुझे दो। इसके बाद शू यांग वो फाइल दे देता है वांग जी को। वांग जी पूरी फाइल को रीड करता है और उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि शू यांग के कॉन्टैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हाई थे। वांग जी रीड करने के बाद लास्ट में एक पेज ओपन करता है जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल से ओमेगा की पिक थी। उसे देखकर वांग जी कुछ सोचता है और बोलता
ओके। फिर वो फाइल को बंद करता है और रख देता है और बोलता है तो जियांग अब से तुम्हारी बर्बादी शुरू। इसके बाद वो बोलता है गग कहाँ है। ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है वो अपने रूम में है। वांग जी बोलता है गग ने खाना खाया, तो वो बोलते कि नहीं उन्होंने नहीं खाया। इसके बाद वांग जी उठकर सीधा लैन सेजन के रूम में जाता है और डोर ओपन करता है और जैसे अपने सामने का सीन देखता है वो पूरी तरह से शॉक और नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वहीं वहाँ जो शुयांग था वो खाना लेकर आ रहा था, वो आता है और बोलता है वांग जी, और वो देखता है और वो भी देखकर शॉक, वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 15 दिन के बाद का सीन। हमें जियांग मैंशन दिखाया जाता है। जियांग मैंशन के अंदर सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से थी। जियांग चेंग हॉल में बैठा हुआ था और उसके पास उसकी डैड भी थे। अब हम विंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में पीसफुली सोया हुआ था। उसके फेस पर एक बहुत सी छोटी सी मुस्कुराहट थी, यानी कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सपना देख रहा था। तभी उसका वो सपना खराब करने के लिए उसकी जो अलार्म टेबल पर रखी हुई थी वो बजने लगती है। ये देखकर वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ को रब करता, उठता और बोलता सच में ये अलार्म भी ना मेरा सारा सपना खराब कर दिया। मैं सपने में अपने अल्फा को देख रहा था, वो बहुत हैंडसम था, ओ माय गॉड। ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। उसके बाद वो जल्दी से उठता है, अलार्म क्लॉक को बंद करता है। उसके बाद वो अपनी क्लॉथ को निकाल कर रख देता है वहीं बेड पर। उसके बाद फिर वो जाता है टॉवल लेकर, वॉशरूम में आता है। उसके बाद वो बाथ लेता है और बाथ लेते वक्त वो पानी से खेलने लगता है और कुछ ही देर के बाद वो बाथ लेकर बाहर आता है। उसके बाद वो ड्रेसअप होता है। बीइंग ड्रेसअप होने के बाद अपना बैग लेता है और अपने फेस पर एक स्माइल लेकर अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है हाँ बीइंग, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। हाँ आज तो अल्फा मर ही जाने वाले हैं। ये बोलकर वो स्माइल करता है और अपना बैग लेकर वहाँ से सीधा चला जाता है। बीइंग नीचे आता है। उसके गगा और उसके ब्रदर डैड बैठे हुए थे, वो उन्हें बाय बोलता है और वो चुपचाप करके वहाँ से चला जाता है। वो सीधा कार में आकर बैठ जाता है और वहाँ से वो कार सीधा निकल जाती है वहाँ से कॉलेज के लिए बीजिंग के। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एक पर्सन को जो कि लैपटॉप पर पूरी तरह से नजर रखे हुआ था बीजिंग पर, शायद जिसके बारे में बीजिंग को कोई खबर भी नहीं थी कि अभी अभी जो जो उसने सब किया वो किसी ने बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से सब कुछ देखा है। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है शुयांग, जो मैंने कहा है वो अच्छे से कर दो। इसके बाद शुयांग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट करता है और वो लैपटॉप को देखता है और एक डेविल से स्माइल देता है। फिर हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने कॉलेज की ओर ही जा रहा था, तभी अचानक से वीजिंग की कार के आगे लगभग 5 कारें आकर रुक जाती हैं और वीजिंग जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था, जब वो देखता है कार रुक गई है तो वो बोलता है अंकल क्या हम लोग कॉलेज पहुंच गए। तभी वीजिंग देखता है और वो डर जाता है और वो लोग सीधा आते हैं, वीजिंग को बेहोश करते हैं और वहाँ से उसे अपनी कार में डालकर लेकर चले जाते हैं और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसे वो हिट करते हैं। उसके बाद वो ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है और वो 5 कारें वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो सभी कारें लैंड मैंशन के आगे आकर रुकती हैं। इसके बाद उस बोल सकते हैं मैंशन के अंदर शुयांग आगे आता है और उसने एक पर्सन को अपनी गोद में कैरी किया हुआ था। वो आगे आता है और देखता है तो हॉल के अंदर लैन किरण भी बैठा हुआ था। ये देखने के बाद शुयांग थोड़ा सा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता था अब वो क्या करे, लेकिन वो देखता है अपने सामने की ओर जहाँ से वांग जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वांग जी वहीं से बोलता है उसे मेरे रूम के अंदर लेकर आओ। इसके बाद शुयांग अपने सिर को हमें हिलाता है। जैसे ही लैन किरण सुनते वांग जी की वॉइस, तब वो देखते शुयांग को और फिर वांग जी को, और जैसे वो शुयांग को देखते हैं तब उन्हें शौक लग जाता है क्योंकि उसकी गोद में एक पर्सन था जो कि बेहोश था, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, एक टीनेजर बॉय लग रहा था। लेकिन लायन ग्रैंड कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने वांग जी के काम में कुछ किया हाँ तो वो उसकी गुस्सा बहुत ही हाई है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद जो बोल सकते हैं शुयांग था वो सीधा बेहोश वेइंग को वांग जी के रूम में लेकर चला जाता है। इसके बाद वांग जी नीचे आता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है डैड आप कैसे हैं। लायन किरण कुछ भी नहीं बोलते हैं, जैसे अपनी वाइफ की डेथ के बाद उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था। वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज करता है और फिर वो देखता है शाओ शिंगटन को और बोलता है गगा कैसे हैं। तो वो बोलते हैं कि वो ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ गगा, और प्लीज़ मेरे डैड का ख्याल रखना। श्याओ शिंगचन बोलता है हाँ वांग जी तुम चिंता मत करो। इसके बाद वांग जी वहाँ से सीधा चला जाता है। हम विंग को देखते हैं जो कि रूम के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था, उसके साथ क्या होने वाला है वो तो ये भी नहीं जानता, और इसके बाद से क्या क्या होगा वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है। ओके दैन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।